कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बिल्कुल जीके जीएस से टॉप लेवल के 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और बिल्कुल आप लोग के लिए मददगार हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को देखते चलेंगे। बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए खास तौर पे बनाया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और हमारे पास बिल्कुल बिहार एसएससी का बिल्कुल है और हमारे पास ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हर एक चीज आपको मिलते रहेगा। जीके जीएस खास तौर पे बिल्कुल मिलते रहेंगे, इसलिए आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलयन निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ हुआ? पहला इंडियन बैंक, दूसरा केनरा बैंक, या तीसरा पंजाब नेशनल बैंक और चौथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको पहले बताते चले कि यहाँ पर अगर देखें ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों का बिलियन मतलब दोनों मिला है और मिल करके एक नया, और इसमें से कौन ऐसा बैंक है जो तीनों मिल करके, ये दोनों के साथ में एक और भी है जो तीनों मिल करके और एक नया यानी बैंक का बिल्कुल निर्माण किया है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि नया कानून आया है जिसमें हर एक बैंक एक अपना आजाद था, लेकिन अब हो गया है क्या कि सरकारी बैंक होने के लिए तो सारा कागज पत्र तो होना ही चाहिए, साथ में कुछ बड़े समूह के भी जरूरत होता है। इसलिए दो तीन बैंक आपस में जुड़ करके और अपना एक अच्छा ग्रुप बना करके तैयार किया है। अब इसमें से ये दोनों के साथ में कौन सा ऐसा बैंक है जो मिल करके जुड़ा है? इसका राइट आंसर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर यानी सही जवाब आपको देने के लिए बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन मानेंगे, यानी पंजाब नेशनल बैंक। आप जब भी देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक का बोर्ड, उसमें से दो और बैंक आपको मिलेगा, ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये दोनों बैंक उसके नीचे बिल्कुल दर्शाया हुआ रहता है, यानी कि आपको इस बैंक में भी खाता हो तो आप इस बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। ऐसे ही स्टेट बैंक है या कई सारे और बैंक है जिसको एक दो बैंक के साथ में बिल्कुल इंक्लूड कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। क्लियर? आगे अगर देखेंगे हम लोग तो क्वेश्चन नंबर देखिए 2 नंबर क्या कहता है? कहता है कि भारत में पोस्टल इंडेक्स किसको बोलते हैं? पिन कोड को। किसको बोलते हैं? पोस्टल माने पिन और इंडेक्स माने कोड, समझेंगे। ये पिन कोड को हम लोग पोस्टल इंडेक्स कहते हैं। इसकी शुरुआत भारत में कब की गई थी? जैसे मान लीजिए कि जहानाबाद का अगर पिन कोड की बात करें तो जानते हैं हम लोग कि 8044 कितना होता है? 08 होता है। कितना? 804408। अब बताइए ये जो पिन कोड होता है, पिन कोड हमेशा 6 अंक में ही होता है और किसी जगह के किसी क्षेत्र को दर्शाता है। जो कोड होता है किसी जगह को, किसी क्षेत्र को एक खास तौर पे दर्शाता है। अब आपको ये बताना है कि इसकी शुरुआत भारत में कब हुआ था? 1970 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में या 1975 ईस्वी? इसका सही जवाब आपको बताना है कब ये किया गया था। तो भारत में पोस्टल इंडेक्स यानी कि पिन कोड का जो शुरुआत है 1972 ईस्वी में किया गया था, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। तो सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगा चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि भारतीय विशेष आर्थिक नियम संशोधन किस वर्ष हुआ था? भारतीय विशेष आर्थिक नियम जो है उसका संशोधन किया गया, जांच पड़ताल करके और ज्यादा उसमें विशेष चीज जोड़ा गया। वो कब किया गया था? 2000 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में, 2004 में या 2006 में? इसका सही जवाब आपको बताना है कि भारतीय विशेष आर्थिक नियम जो है उसका संशोधन कब किया गया था? तो 2006 ईस्वी जो है बिल्कुल इसका सही जवाब होंगे। तो डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहता है कि वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है? वायुमंडल का जो दबाव है, प्रेशर है, उसे किसके यानी किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, नापा जाता है? कहता है कि सिस्मोमीटर के द्वारा, मीटर के द्वारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा या बोरोमीटर के द्वारा? इसमें से आपको बताना है कि वायुमंडलीय दाब को, वायुमंडल के प्रेशर को किसके द्वारा, किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल बोरोमीटर, है ना? बैरोमीटर इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो बैरोमीटर यानी डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन का था 5 नंबर कि आपको पता होना चाहिए वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम अगर बात करें तो हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं। ये सरदार जो है उपनाम की तरह उपाधि दिया गया है। अब कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, जिसको पदवी बोलते हैं, ये किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने या
बारदोलाई की महिलाएं ने या गुजरात के किसान ने? किसने इन्हें वल्लभ भाई पटेल को क्या चीज का सरदार की उपाधि दिया था, यानी सरदार की पदवी दिया था? इसका सही जवाब आपको बताना है। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी जो है महात्मा गांधी ने दिए थे। कौन दिए थे? महात्मा गांधी थे। बिल्कुल याद रखेंगे ए नंबर ऑप्शन को कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी जो है महात्मा गांधी ने दिए। छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि मार्क्स के अनुसार, किसके अनुसार? मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है? मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स की बात कर सकते हैं, जो इतिहास आप पढ़ेंगे यूरोप के इतिहास, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसका बिल्कुल जिक्र होता ही होता है। जब भी आप पढ़ेंगे तो आपका जिक्र होगा, जब यूरोप के इतिहास आप पढ़ेंगे तब। कहता है उसी मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या होता है? मूल्य मतलब रुपया पैसा जो कीमत होता है उसका मेन असली स्रोत क्या होता है? स्रोत मतलब जहां से कोई चीज आता है। अब कोई चीज जब आता है उसको स्रोत कहते हैं। अब मूल्य मतलब रुपया पैसा, रुपया पैसा आने के सबसे मेन स्रोत क्या होता है? ये मार्क्स के अनुसार मार्क्स कहते हैं। कहता है पूंजी। मार्क्स क्या कहते हैं? पूंजी इसका मेन स्रोत है, भूमि इसका मेन स्रोत है, परिश्रम, श्रम का मतलब मेहनत होता है, तो मेहनत इसका मेन स्रोत है, या इनमें से कोई नहीं। तो मार्क्स के अनुसार मूल्य का इसमें से स्रोत आपको बताना है, कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? तो मेहनत इसका सही जवाब होगा, यानी कि श्रम। श्रम मतलब मजदूरी, यानी कि मेहनत करने से, मजदूरी करने से बिल्कुल रुपया पैसा आपके पास आएगा, यानी कि सबसे बढ़िया स्रोत आपका होता है। और मेहनत एक ऐसा चीज, ऐसा नहीं कि मजदूरी करेंगे तब भी वो चीज हो सकता है। कोई कोई दिमाग चला करके भी उसको काम कर लेता है, तो उसको भी पैसा कमाने का, अर्जन करने का एक बहुत अच्छा प्रणाली होता है। तो बिल्कुल मेहनत जो है, श्रम जो है बहुत अच्छा आपका होता है। आगे देखेंगे हम लोग, तो 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई थी? बताइए इसमें से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति ने उस अनुच्छेद को लागू करके भारत में आपातकाल का घोषणा लागू किए थे, यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किए थे। भारत में बाहरी आक्रमण को देखते हुए भी और सशक्त विद्रोह के कारण देखकर, यानी सशक्त मतलब अंदर से भी जो विद्रोह होते हैं उनको, और बाहरी विद्रोह को देखते हुए भारत में आपातकाल का घोषणा लागू किए थे। वो किस अनुच्छेद के द्वारा लागू किया गया था ये आपको बताना है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 368? इसका सही जवाब आपको बताना है, कौन सा इसका बिल्कुल सही यानी कि राइट जवाब होंगे। तो आपको बताते चले कि अनुच्छेद 352 आपका यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। यानी भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत किया जाता है? तो बिल्कुल 352 के अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद 352 के द्वारा किया जाता है। तो ये नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर, जिसमें कहता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? कहता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? 1950 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में या 1953 ईस्वी? इसका सही जवाब बताना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो प्रारंभ है, शुरुआत, वो किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? 1952 ईस्वी। क्या होंगे? 1952 ईस्वी में सबसे शुरुआत किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम का, है ना। तो बी नंबर ऑप्शन लॉक लगाते चलेंगे और आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है कि सन 1923 ईस्वी में, सन 1923 ईस्वी में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ? सन 1923 की बात कर रहा है, नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? कहता है कि नमक सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह, किसान सत्याग्रह या ध्वजा सत्याग्रह? इसका राइट आंसर यानी सही जवाब आपको देना है कि सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था, किया गया था? नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, किसान सत्याग्रह या ध्वजा सत्याग्रह? तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह किया गया? ध्वजा सत्याग्रह किया गया। तो डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय है जो बौद्ध धर्म का नहीं है? कहता है कि महायान, दूसरा है महियान, तीसरा है दिगंबर और चौथा है थेरावाद।
पहले सुन लीजिएगा, महायान या हीनयान, थोड़ा सा देखिएगा, महायान, हीनयान, दिगंबर या थेरावाद, इसका कौन सा ऐसा संप्रदाय है जो बौद्ध धर्म का नहीं है, ये आपको देना है। तो इसमें से सी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो दिगंबर जो है संप्रदाय जो बौद्ध धर्म का नहीं है, तो सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। आगे 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कहता है कि जिस समय दिल्ली ब्रिटिश साम्राज्य के समय में जब भारत का राजधानी बना था, उस समय की बात कर रहा है कि जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी, उस समय वायसरॉय कौन था? यहाँ का बताना है कि उस समय इंग्लैंड यानी कि हमारा देश कब्जा था, उस समय बताना है कि यहाँ के वायसरॉय जो है वो कौन था? लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हॉर्जिंग या लॉर्ड बेवेल? इसका सही जवाब आपको बताना है, क्या हो जाएंगे? तो जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी, उस समय कहता कि वायसरॉय जो है वो कौन था? ये लॉर्ड हॉर्डिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लॉर्ड हॉर्डिंग, यानी सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। क्लियर? आगे हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि 1936 ईस्वी में, सन 1936 ईस्वी में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने किया? सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू ने या राजेंद्र प्रसाद? इसका सही जवाब कौन होंगे? इसका सही जवाब कौन होंगे? बिल्कुल याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जो इनका बिल्कुल क्या है, 1936 ईस्वी में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ के संस्थापक है, यानी स्थापना किए थे। तो सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। चलिए अब देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? इनमें से कौन से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनका स्थापना सबसे पहले किया गया था? कहता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, या बॉम्बे यूनिवर्सिटी यानी कि बॉम्बे विश्वविद्यालय का, या कहता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय? इसका सही जवाब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय का सबसे पहले स्थापना किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बी नंबर ऑप्शन, बॉम्बे यूनिवर्सिटी यानी बॉम्बे विश्वविद्यालय, है ना। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि योसेमाइट क्या है? योसेमाइट जो है वो आखिर है क्या? ये नदी है, चोटी है, झरना है या बांध? एसोमाइट मतलब होता क्या है? तो एसोमाइट के मतलब होता है, बिल्कुल याद रखेंगे, झरना। क्या होते हैं? झरना। एसोमाइट जो है एक झरना का नाम है, एक झरना है। तो बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रथम भारत का जो उपग्रह है, कहता आर्यभट्ट नाम का, वो किस वर्ष अंतरिक्ष में छोड़ा गया था? प्रथम भारतीय उपग्रह कहता है कि किस वर्ष अंतरिक्ष में छोड़ा गया था? 1972 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में या 1979 ईस्वी में? इसका सही जवाब बताना है, कौन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? 1972, 1975, 1977 या 1979, है ना। चलिए क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन, 1975 ईस्वी। चलिए बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन को मारते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर से क्या कहता है? कहता है कि तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तट आधारित संयंत्र जो है, तट आधारित इस्पात संयंत्र वो कहाँ स्थित है? कहता है कि तुतीकोरिन को, या सलेम को, या विशाखापत्तनम या मंगलूर में? कहाँ स्थित है ये आपको बताना है कि तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। तुतीकोरिन, या कहता है कि सलेम, या विशाखापत्तनम या मंगलूर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन, विशाखापत्तनम। क्या हो जाएगा? विशाखापत्तनम। क्लियर? देखते चलेंगे अब 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से दो शहर जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? यानी आप देख सकते हैं कि भारत के नक्शा जैसे आप देखते हैं तो सबसे उत्तर में और सबसे दक्षिण कॉरिडोर को जोड़ने वाला दो शहर का नाम बताइए कि सबसे उत्तर में कौन शहर है, सबसे दक्षिण में कौन शहर है?
है श्रीनगर और कन्याकुमारी, मुंबई और चेन्नई, अमृतसर और कोलकाता और हैदराबाद और भोपाल। सबसे उत्तर में कौन सा और सबसे दक्षिण में कौन सा शहर है, ये दोनों शहर का आपको नाम बताना है। कौन सा शहर बिल्कुल सही जवाब है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि श्रीनगर और कन्याकुमारी। यानी ऊपर में आपका श्रीनगर मिल जाता है ना, और सबसे लास्ट में आपका कन्याकुमारी होता है समुद्री तट पर, और ये बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगा चलेंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। हम लोग देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, कहता भूमिगत जल के प्रवाह। भूमिगत या भूमि के अंदर, पृथ्वी के अंदर, यानी धरती के मिट्टी के अंदर जो चलने वाले जो जल होते हैं, तब पृथ्वी के अंदर चलने वाले जल को भूमिगत जल कहते हैं। और कहता कि पृथ्वी के अंदर जो चल रहे जल होते हैं उसके अंदर जो पानी का जो खारापन कह सकते हैं या कह सकते हैं कि गंदगी, वो गंदगी जो प्रवाह करता है, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ में नीचे की ओर बहने वाली प्रदूषणों को क्या कहा जाता है, धरती के अंदर जो पानी बहता है और उस पानी में जो पॉल्यूशन होते हैं, गंदगी होते हैं, उस गंदगी को क्या कहते हैं, कहता निश्चालक कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं, मिट्टी के कण कहेंगे या श्राव कहेंगे, क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, निच्छालन। क्या हो जाएगा, निच्छालक कहेंगे। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल लोग लगाएंगे, निच्छालक, है ना। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य के विश्वनाथ घाट को, किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में, कब, 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा ऐसा राज्य है जिसको शिवनाथ, कौन, शिवनाथ, विश्वनाथ घाट के 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक आने वाला स्थल के रूप में गांव वो चुना गया है। उस गांव यानी क्या नाम है, विश्वनाथ घाट। बताइए ये कौन से राज्य में है, उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में या असम में। इसका सही जवाब आपको बताना है, कौन सा इसका सही जवाब है। तो बिल्कुल याद रखेंगे असम। क्या हो जाएगा, असम। किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में चुना गया, असम राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असम राज्य। तो डी नंबर ऑप्शन लोग लगाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, कहता है इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। कहता है कि इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में किस मानव प्रोटोकॉल को सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। HTTP यानी HTTP, या कहता है कि TCP या IP या SMTP, या कहता कि SLIP। इसका सही जवाब आपको बताना है कि किस इंटरनेट के द्वारा, यानी कि इसमें से बताना है कि इंटरनेट के द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, IP, या कहते हैं कि TCP, है ना। IP हो जाएगा या TCP, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, यानी कि बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि अधिकांश क्रेस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। अधिकांश क्रेस्टेशिया की बाहरी त्वचा जो है ये किस कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। कहता है सेल्यूलोस के या गैलेक्टोस को, या कहता है काइटिन का या स्टार्च का। इसका सही जवाब आपको बताना है कि सेल्यूलोस हो जाएगा या गैलेक्टोस हो जाएगा या काइटिन होगा या स्टार्च हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा, तो बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन मारेंगे, काइटिन होगा। क्या होगा, काइटिन। तो सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 कि सारस कहाँ का राज्य पक्षी है। सारस जो है वो कहाँ का राज्य पक्षी, मतलब राजकीय पक्षी है। किस राज्य के राजकीय पक्षी सारस है। इसमें से राज्य आपको सिलेक्ट करना है, राजस्थान होगा, उत्तर प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है कि सारस कहाँ का राज्य पक्षी है। तो बिल्कुल याद रखेंगे बी नंबर ऑप्शन, यानी कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। सारस है जो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी यानी राजकीय पक्षी है। क्लियर। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्लियर मारेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी सारस आपका हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर कि किस देश में भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है। कहता है कि कौन सा ऐसा देश है जहां भारत के बाहर की बात करें, भारत में नहीं, भारत के बाहर
दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है। कौन से देश में? बाहर की बात कर रहा है, भारत में नहीं। कहता ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा या अमेरिका। इसमें से बताना है कौन सा ऐसा देश है जहां दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर दूसरा नंबर पर बनाया गया है भारत छोड़ करके। तो इसका जवाब ये आपका हो जाएगा, ये आपका अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका में। क्या हो जाएगा? अमेरिका में। तो डी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते चले। आगे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। कहता धन के प्रयोग किए बिना, यानी बिना रुपया पैसा के हम लेन देन करते हैं, यानी कि बिना धन के प्रयोग किए बिना वस्तुओं के आदान प्रदान किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? बताइए, हमारे पास से कोई रुपया पैसा नहीं है और हमें कोई सामान चाहिए लेने देने के लिए, तो किस प्रणाली के अंतर्गत हम उसको लेन देन कर सकते हैं, सामान को, वस्तु को? विनिमय प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली या प्रायोगिक प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा इसका सही जवाब होगा आपको बताना है कि धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन, वस्तु विनिमय प्रणाली। कौन सा प्रणाली? वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि विनिमय प्रणाली इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला और सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है, सबसे ज्यादा नमक यूज करता है, नमक खाता है? इसमें से कौन से पशु, उसका नाम बताना है कि निम्नलिखित में कौन से पशु है जो नमक का सबसे ज्यादा सेवन करता है? भेड़, ऊंट, गधा या कुत्ता जो नमक का सबसे ज्यादा सेवन करता है? इसका आपको राइट जवाब देना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऊंट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि दुनिया के सबसे ज्यादा नमक खाने वाला कह सकते हैं कि पशु का नाम है ऊंट। क्या हो जाएगा? ऊंट है जो सबसे ज्यादा क्या खाता है? ऊंट नमक खाता है, यानी कि ऊंट। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छे। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए बिल्कुल लाइक शेयर बिल्कुल करते रहिए दबा करके। थैंक यू।